Hello everyone. Today we are going to discuss the Indian economy, or the chapter, the unit is third, current challenges facing the Indian economy, which is 20 marks and 4 chapters. उसमें से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे मैंने एक वीडियो बना दिया है और अब आज हम इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं रूरल डेवलपमेंट का। तो रूरल डेवलपमेंट जो चैप्टर है यूनिट का सेकंड चैप्टर है ये, वैसे यूनिट के वाइज, अदरवाइज फिफ्थ चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो फटाफट देख लीजिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्या हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और आज क्या पढ़ेंगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मीनिंग और की इश्यूज यहाँ तक आज हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर रूरल क्रेडिट, जिसमें मीनिंग, इम्पोर्टेंस, सोर्सेज और रूरल बैंकिंग ए क्रिटिकल अप्रेजल ये डिस्कस करेंगे। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसमें मीनिंग, देन उसके बाद में डिफेक्ट्स मतलब प्रॉब्लम्स, देन उसके मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, ये सारा इसमें मार्केटिंग में करेंगे। देन डाइवर्सिफिकेशन में मीनिंग, नीड्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, देन उसके बाद में इम्पोर्टेंट नॉन फार्मिंग एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन में। फिर लास्ट टॉपिक आएगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके अंदर मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेनिफिट करेंगे उसके, प्रॉब्लम्स करेंगे एंड सजेशंस करेंगे। तो ये पूरा एक टॉपिक है हमारा रूरल डेवलपमेंट एज पर आवर सिलेबस। नाउ आज की क्लास में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसमें मीनिंग के की इश्यूज और लास्ट में ये कंक्लूजन, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारा ये। तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें। नाउ बच्चे देखिए रूरल डेवलपमेंट, अब रूरल डेवलपमेंट में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें 3 कीवर्ड्स पे आज मैं पहले डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो कीवर्ड है उसके अंदर वो है दैट इज महात्मा गांधी। इन्होंने कुछ कहा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। तो आज की क्लास में एक तो इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, 2/3 ये हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में भी एक और टॉपिक है दैट इज ये 1/4 होगा ये वाला पॉइंट। तो देखिए इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा क्या होगा कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो हमारे सिलेबस में क्यों है और इसका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर एज ए करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो देखिए बच्चे इसके आंसर भाई हम रूरल डेवलपमेंट को एज ए करंट चैलेंजेस क्यों पढ़े हैं, तो इसका आंसर हमारा इन तीनों पॉइंट्स के अंदर है। ये तीनों पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। सबसे पहला जो आंसर है वो ये कि रूरल डेवलपमेंट हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आज भी रूरल एरियाज़ में देखिए 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की, अगर मैं रफली बात करूं तो आज भी मोर देन 50 to 55% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रूरल एरियाज पे। जबकि आपको पता है चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था आपने कि इंडिपेंडेंस के टाइम में कितनी थी, 85% पॉपुलेशन वॉज डिपेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन द एग्रीकल्चर। तो अभी भी इंडिया की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड है, रूरल एरियाज पे। सो इफ इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप, तो डेफिनेटली विदाउट डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज हम इंडिया डेवलप नहीं कर सकता। और यही बात गांधी जी ने बहुत पहले कहा था। क्या कहा था कि द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली ग्रोथ ऑफ एन एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो ये बात बहुत पहले गांधी जी ने आइडेंटिफाई कर ली थी और उसका रिलेवेंस आज भी है। क्यों, जो मैंने आपको बता दिया रीजन, एक रीजन मैंने बता दिया कि रूरल डेवलपमेंट बिकॉज जो हमारी 1/3 पॉपुलेशन है वो, और मोर देन 50 अराउंड प्रेजेंट की बात करें तो मोर देन 50 to 55% पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन द रूरल एरियाज। तो एक तो ये रीजन होगा। दूसरा देखिए बच्चे यहाँ 1/4 आएगा, बेसिकली 1/3 नहीं है। तो 1/4 पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन और स्पेशली रूरल एरियाज में।
तो आज हमारी जो पॉवर्टी है वो बेसिकली आपने देखा होगा, अब तो चैप्टर डिलीट हो गया, अदरवाइज अगर आप चैप्टर पढ़ते हो पता लगता है कि इंडिया में जो पॉवर्टी का मेन रीजन है वो है रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर अनसर्टेन, उसकी वजह से ज़्यादा पॉवर्टी था। तो वो पॉवर्टी का जो मेजर पार्ट है वो भी कहाँ है, रूरल एरियाज में। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से हमें रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडिया डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है, वहाँ बहुत सारी पॉवर्टीज़ है और भी वहाँ बहुत सारे की इश्यूज़ है जो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ आप नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज़ का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो देखिए कॉन्सेप्ट और रूरल डेवलपमेंट, अब अगर रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होगी। रूरल डेवलपमेंट इट मीन्स, अब इसको समझने के लिए आप ये समझो कि सपोज कंसिडर योर सेल्फ एज ए रूरल मिनिस्टर। आपको सपोज आप एक रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है और आपको अगर एक मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि रूरल एरियाज को डेवलप करना है, तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनको आप वहाँ डेवलप कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट आप रूरल एरियाज में करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम मीनिंग की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली क्या हो गया कि अपलिफ्टिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक एरियाज ऑफ रूरल। तो बेसिकली ये वर्ड आपको याद रखना है। तो मतलब अगर आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है रूरल एरियाज में जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जैसे रूरल एरियाज में सबसे पहला हम एग्रीकल्चर की बात करें कि उसमें रिफॉर्म और उसको बहुत डेवलप, क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर है। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जैसे अभी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे की इश्यूज़ में, लाइक देखो डेवलपमेंट ऑफ रूरल रिसोर्सेज करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, इसके अलावा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वहाँ, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये एरियाज़ है वहाँ जहाँ हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब इसके अंदर भी बहुत सारा कवर होता है, तो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हमें पता लग गया है कि हमें रूरल एरियाज़ में क्या डेवलपमेंट करना है। तो इस पूरे की इश्यूज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कौन से पार्ट में, कि एक हम इसको जो है वो सोशल और इकोनॉमिकल दो एरिया सारे, ऐसे तो बहुत सारे एरियाज पर उनको ब्रॉडली हम कैटेगराइज करते थे। सोशल एरियाज लाइक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, पॉवर्टी है, या सोशल, और इकोनॉमिकल एरियाज। तो दो पार्ट में डिवाइड करके हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट इट मीन्स द अपलिफ्टिंग, देखिए रूरल डेवलपमेंट मीन्स एज ए एक्शन प्लान। हम ये भी कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक एक्शन प्लान है जो फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। अब ये जो एरियाज ऑफ एक्शन प्लान, नेक्स्ट हम टॉपिक में की इश्यूज ऑफ एक्शन प्लान, यही हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो आपको बस एक वर्ड याद रखना है, एक्शन प्लान। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट मतलब इट रेफर टू द एक्शन प्लान फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज। अब इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज क्या होते हैं मैंने आपको डिस्कस कर लिया, और फॉर ऑफ द रूरल एरियाज। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, और सेकंड डेफिनेशन भी यहाँ दे रखी है ना। उसके बाद फिर हम अब की इश्यूज पे आ जाते हैं। तो की इश्यूज में सबसे पहला आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की, डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन कैपिटल और ये सारा चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब रूरल एरियाज में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना, तो उसके लिए देखिए क्या क्या करना होगा, लाइक एजुकेशन जिसमें लिटरेसी, फीमेल्स और स्किल डेवलपमेंट, और हेल्थ, एड्रेसिंग द सैनिटेशन पब्लिक। तो आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर बढ़ाना है, ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर इंक्रीज करना है, तो उसके मेन सोर्सेज क्या है, ये हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ा है, और वो मेन सोर्सेज है एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इस पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। आज भी रूरल एरियाज में अगर आप जाओगे, वहाँ देखोगे, कभी विजिट करोगे, तो आपको पता लगेगा कि अभी भी वहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ प्रॉपर उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ की बात आ गई। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल्स है नहीं, या है तो उनमें प्रॉपर स्टाफ नहीं, स्टाफ है तो प्रॉपर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इस तरीके से, बिकॉज मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, और मैं
मंथली जाता हूँ रूरल एरियाज़ में, तो मैं कनेक्टेड हूँ, आई एम वेरी कनेक्टेड विद द रूरल एरियाज़। तो मेरे को पता है कि वहाँ रियली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिसोर्सेज हम बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वहाँ जो मेन सोर्सेज है हेल्थ एजुकेशन, वो अपने आप में इनएडिक्वेट है। तो ये एरियाज़ है जहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी गवर्नमेंट को। तो बेसिकली इस पे देन लैंड रिफॉर्म्स। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि हमने लैंड रिफॉर्म्स किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन बिटवीन 1950 टू 1991। बट जो लैंड रिफॉर्म हमने किए थे, लाइक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज किया था हमने, लैंड सेलिंग किया था, है ना, और जो इसके अलावा ओनरशिप ऑफ राइट्स और वो सारे जो हमने डिस्कस किए थे चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, तो वो भी इससे कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए कि वो रिफॉर्म्स अभी भी स्टिल क्या है, वी नीड सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। बेसिकली वो रिफॉर्म हुए, उनमें आपने देखा था ड्रॉबैक्स भी थे, तो इस वजह से जो बेनिफिट मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। तो अब इंडिया को सेकेंड जनरेशन लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि जिसकी वजह से और ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है वो एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बने, और फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो देखिए इसमें यही आएगा कि लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली जो है इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हमने किया था, बट स्टिल अभी दोबारा से हमें ज़रूरत है करने की। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ द टिलर्स ऑफ सॉइल, क्योंकि अभी भी वहाँ जो टिलर्स ऑफ सॉइल है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशंस अभी भी है कल्टीवेटर्स, तो उनको उठाना है। तो इस तरीके से अभी भी इंडिया के अंदर जो लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी स्कैटर्ड लैंड है, एक फार्मर की लैंड है, वो एक प्लेस पे नहीं है, डिफरेंट अलग अलग प्लेस पे है। तो उससे इकोनॉमिकली क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, वो एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन नहीं बन पाता है। दूसरा, फार्मर्स को जो एग्रीकल्चर है उसको प्रॉपर करने के जो मेथड्स है वो पता नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैं एक राजस्थान का एग्जांपल देता हूँ, तो राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। इसमें एरिया की कोई कमी नहीं है, मतलब लैंड की कोई कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, वाटर। तो वाटर सप्लाई जो है राजस्थान में वो बहुत कम है। अगर आज राजस्थान में प्रॉपर वाटर सप्लाई हो जाए, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर हो जाए बाय जॉइनिंग द ऑल रिवर्स एंड ऑल, तो अगर ये वाला काम हो जाता तो राजस्थान पूरे इंडिया का एक टॉप स्टेट बन सकता है एग्रीकल्चर में, और बहुत पोटेंशियल है राजस्थान में। तो मैंने एक स्टेट का एग्जांपल दिया, ऐसे ऑल ओवर द इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अभी एग्रीकल्चर में। तो उसके लिए रिफॉर्म्स करके हम ऐसा कर सकते हैं। देन उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। आपने देखा कोविड के टाइम में वोकल फॉर लोकल पे आत्मनिर्भर भारत ये गवर्नमेंट की सबसे बड़े प्रोग्राम्स रहे, और इसी की वजह से हम वापस रिकवर कर पाए। तो कोरोना से हमें पता लग गया कि आज अगर हमारे को डेवलप करना है तो हमारे को सबसे पहले रूरल एरियाज़ की लोकेलिटी एरियाज़ को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जैसे माइग्रेट करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ अननेसेसरी प्रॉब्लम भी बढ़ती है, अर्बनाइजेशन भी होता है, पॉवर्टी भी बढ़ती है। इससे बढ़िया है कि जो रूरल एरियाज़ के जो मैन पावर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको उसी एरिया में ही उस नियर बाई उनको क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जिससे गुजरात मॉडल फेमस रहा है। तो इस तरीके से आप आज गवर्नमेंट को करने की क्या ज़रूरत है, या हमारी जो प्लानर्स जो है उनको करने की है कि रूरल एरियाज़ के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर में जो लैंड है उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उससे अलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नॉन फार्म जो एरियाज़ है उनको डेवलप कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से टूरिज़्म को वहाँ प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हर विलेज का, हर एरिया का अपना एक यूनिक स्पेशलाइजेशन है, तो जिसको हम टूरिज़्म स्पॉट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो लोकल एरियाज जो है उसकी लोकेलिटी के जो एरिया रिसोर्सेज है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हम वहाँ क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नॉन फार्म एरियाज कर सकते हैं। इसके अलावा और हम एजुकेशन, सैनिटेशन, इन पे सब पे काम करके वही लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। वहाँ टूरिज़्म का मैंने बताया आपको, मैंने वहाँ आपको जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया। तो इस तरीके से ये करके हम वहाँ के लोगों को वहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो एग्रीकल्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़, सब कुछ आ गया इसमें। रूरल क्रेडिट, फाइनेंस, मार्केटिंग, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है जिसपे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और आगे इसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टिल अभी बहुत डेवलप होना बाकी है, और उसमें बहुत काम होना बाकी है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए अगर फार्मर्स को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्रॉपर रोड्स कनेक्टिविटी मिलेगी, प्रॉपर उनको वेयर हाउसेज मिलेंगे, प्रॉपर उनको इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रॉपर मिलेगा, तो फार्मर डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर है वो एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन होगा, और फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स का प्रॉपर प्राइस मिलेगा। तो ये अभी आपने देखा होगा कि बेसिकली एमएसपी करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बट एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये एक पेपर वर्क पे ही सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है फार्मर्स की स्पेशली, वो एक डॉक्यूमेंट्री बन के रह जाती है। इंप्लीमेंटेशन में अगर आप रियलिटी में जाकर देखोगे तो फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक हमारा बैड लक है कि इंडिया में पॉलिसीज तो बनती है, बट उनको इंप्लीमेंट करके एक्चुअल जो नीडी पर्सन है उसको बेनिफिट देने में गवर्नमेंट टोटली फेल है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये इसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ गए। देन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि जो इंडिया में अभी भी 1/4 पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और स्पेशली ये एग्रीकल्चर में और रूरल एरियाज की वजह से ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर टोटली क्या है, डिपेंड ऑन मॉनसून, मॉनसून इज अनसर्टेन। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो अगर आज एग्रीकल्चर की अनसर्टेनिटी हम खत्म कर दें तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, उसके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज वो डेवलप करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे डेवलप करके हम ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसमें हम देख सकते हैं। सोशल मेजर्स, एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी अंडरटेकन, है ना, इसमें ब्रिंगिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही क्या हो जाएगी, वहाँ अगर हम करेंगे तो गवर्नमेंट ये सारे ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम्स है पॉवर्टी की वो सारी खत्म हो जाएगी ना। अब इसका कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि कंक्लूजन में ये बता रखा है बेसिकली कि जो रूरल एरियाज है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो या कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी और जीवीपी है, वो बेसिकली क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, बट जो डिपेंडेंसी ऑन द पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे है पॉपुलेशन की, वो डिक्लाइन हुई है, बट उस लेवल पे नहीं हो जितना होना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए, डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए और प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी एग्रीकल्चर मस्ट बी इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी डिक्रीज और प्रोडक्शन बढ़े तो दिस इज अ गुड साइन, बट ऐसा रिवर्स हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है और डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही रूरल एरियाज की। तो इसमें ये सारा बता रखा है कि इसकी वजह से वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रखी है। और अब इसके अंदर जो है, वैसे देखो रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है जैसे आपने देखा की इश्यूज में। तो अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पूरे इकोनॉमिक सोशल जो की इश्यूज हैं उनमें से केवल सेलेक्टेड एरियाज पे डिस्कस करेंगे, वो भी बड़ा लिमिटेड करेंगे। तो जो 4 एरियाज है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो एरिया हम डिस्कस करेंगे इसमें वो करेंगे रूरल क्रेडिट, रूरल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, रूरल क्रेडिट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर फाइनेंस की और रूरल क्रेडिट। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो एक वीडियो में इस पर सेपरेट बनाऊंगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे मार्केटिंग की। फार्मर्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में अवेयर नहीं है, वो जानते नहीं है एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे वो अपनी इनकम जो है वो प्रॉपर बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर अपनी क्रॉप्स की प्राइस ले सकते हैं। तो वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलोंग द एग्रीकल्चर, नॉन प्रोडक्टिव, नॉन फार्म एरियाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स को पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी जो है वो रिस्की होती है, तो उनको साथ में ऑल्टरनेट रिसोर्स है। तो उसके ऊपर एक पूरा टॉपिक हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। देन उसके बाद में लास्ट में है ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ये पूरा जो चैप्टर है वो 5 पार्ट्स में बनेगा। एक पार्ट मैंने इसका बना दिया इंट्रोडक्टरी, देन उसके बाद में सेकंड पार्ट हम रूरल क्रेडिट का बनाएंगे, फिर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग का बनाएंगे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हम किसका बनाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन का, और फिफ्थ पार्ट हम बनाएंगे किसका, ऑर्गेनिक। तो इसको हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 वीडियोज में मैं इसको कवर करूंगा। तो आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझ में आया, तो ऑटोमेटिकली आगे हम इसको समझ लेंगे। सो थैंक यू सो मच।